किसी भी मजबूरी में, किसी भी हाल में नहीं बुलाते। आपने जितने प्यार से बुलाया है ऐसे तो ससुराल वाले भी नहीं बुलाते। तो तो नहीं नहीं, द फैक्ट इज कि हमारी शादी को जो है, ऑल्दो मेरी त्वचा से और मेरी चेहरे की खुशी से पता नहीं चलता, लेकिन जो है मुझे 13-14 साल हो गए हमारी शादी को। तो और वो कहते हैं कि शादी की 13 साल छप जाते हैं, तो लेकिन वो हमारे चेहरे पे है। लेकिन वो कैसा होता है कि जब शादी के 13 साल बाद जब आप उतरते हैं स्टेशन से, राजेश जी आप समझ सकते हैं इस बात को, कि कि पहले तो जब पहले साल जब आप उतरते हैं तो वो कहता है कि अरे कि हर एग्जिट गेट पे जो है एक साले साहब खड़े हैं कि जहां से जीजा जी उतरे वहां से उन्हें लपक लिया जाए, पकड़ लिया जाए। और 13 साल बाद ये होता है कि तो ऐसा है कि स्टेशन से 420 नंबर की बस आती है, पकड़ के आ जाइए। तो वो वाला फर्क है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो ग्रुप बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि पैशन वाले जो आप ग्रुप बनाया है कि जहां दुनिया षड्यंत्र खेलती है, खेल निकाले कहाँ मिलेंगे, सब भाग रहे हैं 9 से 5 के पीछे, इसमें पैशन वाले कहाँ मिलेंगे। क्या बात तो है, क्या मुझे बात मुझे बड़ा है। अच्छा लगा कि पैशन वाले ग्रुप बना हुआ है, उसमें सब अपना पैशन शेयर करें। मैं वहीं से पिकअप करूंगा जहां पे अतुल ने बात की है घर की। पोएट्स का जो है बड़ा ही हमारा रोमांटिसाइज करते हैं हम घरों को। उसके दो रीजन है। पहली बात कि ज्यादातर जो कवि होते हैं हम घर में ही रहते हैं, तो है ना कि अब ले दे के किस पे बनाए, तो पहली कविता हमारे घर पे ही रहती है, क्योंकि ज्यादातर हम घर पे बैठ के यही सब देख रहे हैं, दीवार छिपकली ये वो सब दिख रहा है। तो कोई और मोस्टली जैसे ही दोस्तों को पता चल जाता है कि हम लोग कवि हैं, लिखने वाले हैं, तो वैसे ही कोई मिलने आता नहीं या तो कोई बुलाता नहीं, तो हम लोग ले दे के घर पे ही रहते हैं, तो हमारी कविताएं भी घर से निकलती हैं। सो और एक खास तरीके हम सब मेरे ख्याल से हम सब की जिंदगी में एक जर्नी हम लोग जीते हैं, जो है छोटे घर से लेके एक बड़े घर तक की एक जर्नी होती है। तो और एक बड़े घर का जो एक पर्सोनिफिकेशन होता है, पर्टिकुलराइजेशन होता है, हाउ डू यू डिफाइन दैट, हाउ डू पीपल नो, पीपल हु विजिट योर हाउस, दैट you've bought a grand house now. So and I believe that's defined by windows. जो घर की खिड़कियां होती है ना, वो अब बताती हैं कि अब घर जो है ग्रैंड हो चुका है, नाउ इट्स बिकम समथिंग एल्स। सो मेरी कविता भी वही थी, खिड़कियां के। और उसके ऊपर 4 लाइन से शुरू होता है कि बहुत बहुत रौनक वाला है पर अब ये तेरा शहर अच्छा नहीं लगता, ये सुबह ये रात शाम और शहर अच्छा नहीं लगता, हमें खिड़कियों से इतनी मोहब्बत हो चली है कि अब कोई घर अच्छा नहीं लगता। कि अधूरा सा बचपन जहां गुजारा था, कुछ कर दिखाने का सपना जहां सवारा था, छोटी गलियों का छोटा शमशान था वो, घर नहीं कहना उसे, किराए का मकान था वो, जहां पूरे घर का अंदाजा मिल जाता तुम्हें सोने पर कि हाथ एक कोने तो पैर दूसरे कोने पर मजबूरी थी तो घर मालिक से ही रिश्ता बना लिया था, घर मालिक को ही फरिश्ता बना लिया था, हमने दरों दीवारों से एक रिश्ता बना लिया था, क्योंकि हवा आने की एक जगह वहां मिल गई थी, नजर रखने की एक जगह वहां मिल गई थी, ये वही जगह जहां हर रात सितारों की बारात आती तो छन छन कर, जहां धूप भी आती तो बंठन कर, जहां से बरसात टपकती तूफान नजर आता था, मुझे छोटी खिड़की से छोटा आसमान नजर आता था। कभी उसमें भी कभी सूखते कपड़े तो कभी तौलिया आ जाते, इस तरह मेरे और चांद के बीच में बिचौलिया आ जाते। तो एक शाम को मैंने किया हौसला था, अपने ही लिए किया फैसला था कि बड़ी उम्मीद से बड़ा, हमने बड़ा अपना बड़े उम्मीद से बड़ा अरमान कर दूंगा, किसी दिन बड़ा घर खरीदूंगा, बड़ी खिड़कियां लगाऊंगा, बड़ा आसमान कर दूंगा। पर ऐसे ख्याल भी जब ख्वाब में आते हैं तो पापा और उनके कहे हुए बात और उनके जज्बात हमेशा याद आते। पापा कहते थे कि क्या आसमानी बाज को पकड़ना है तो चिड़ियों से मोहब्बत अच्छी नहीं, बड़ा घर बनाना चाहते हो तो खिड़कियों से मोहब्बत अच्छी नहीं। और मैं उनसे हमेशा लड़ जाता कि क्या कर लोगे, क्या कर लोगे बड़ी खिड़कियां बनाकर, कि जो जज्बात ही ना होंगे तो दिल में रखोगे किसे, तुम जब खिड़कियां नहीं होंगी तो घर से झांकोगे क्या, देखोगे किसे को। पर वो कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि मैंने किसी बड़ी जंग को जीत लिया है, इस जंगल जैसे शहर में अब अपना छोटा सा एक मकान खरीद लिया है, रंग भरे हैं, रंगीनियां लगा दी हैं, मैंने 370 स्क्वायर फीट के उस मकान में बड़ी खिड़कियां लगा दी। जानते हो क्यों? क्योंकि लगता है कि सच को पहचान चुका हूं, सच की ये बात मैं अब जान चुका हूं, कि बड़े ख्वाबों को बड़ा शहर जरूरी नहीं, रखनी है बड़ी तो खिड़कियां रखो, बड़ा घर जरूरी नहीं। क्या बात। That's been my perspective कि भाई कि
जो है घर बड़ा होना चाहिए। बहुत सो बढ़िया। मतलब घर बड़ा ना हो तो कम से कम खिड़कियां बड़ी हो, ताकि लोगों को इल्यूजन होता है कि आपने बड़ा घर ले लिया है। सो वैसा। सॉरी राकेश जी। हाँ, अच्छा। ओके, म्यूट हो गए थे आप एक सेकंड के लिए, अब ठीक हाँ, है। सॉरी सॉरी सर। अब ठीक है जी। चलिए, मैं तो फिर अब चलो, जैसे कि आपने कहा था कि माहौल को थोड़ा लाइट करता हूँ, तो मैं मतलब मैं ऐसी कविताएं तो लिखता कहता हूँ, बट आई एम ऑल्सो बीइंग नोन एज समोसा कवि। मतलब मैं वो कवि हूँ, शायद इकलौता कवि हूँ जिसने समोसे पे जो है कविता लिखी है। और वैसे भी नाश्ते का समय हो गया, आप लोग एक आध घंटे से बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि भूख तो लगी गई होगी। अब क्योंकि सबका वीडियो ऑन है, तो चबक चबक चबा नहीं सकते आप, है ना? तो वैसे दिख जाएगा कि एकदम ये ना, रोहित राजेश जी रिकॉर्डिंग डालेंगे तो फलाने की फलाना गाना गा रहा था और आप पॉपकॉर्न ठूस रहे थे, दिखा तो दिखे तो एस्थेटिक्स के मारे कुछ लोग जो है खा नहीं गए। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए, मैं कविताओं के जरिए ही आपको समोसा परोस देता हूँ। सो और इस कविता ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इट्स लाइक इस कविता की वजह से जो है मैं टेलीविजन तक पहुंचा था। और समोसा तो है ही है, मुझे लगता है ये पूरा संसार इसीलिए बनाया गया है ताकि मैं और आप एक दिन हम लोग सब मिलके समोसा खा सकें। और अगर नहीं खाया है तो सुनिए कि लोग पूछते हैं कि मैं एक ही शब्द से जाहिर अपने जज्बात क्यों करूं। लोग पूछते हैं कि मैं जब भी करता हूं समोसे की बात क्यों करूं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि आंधी है, तूफान है, लगस्ती हवा है, हजारों टूटे दिल की एक तरफा दवा है। मैं तुम्हें कविता सुना के नहीं समझा पाऊंगा, तुम खाकर समझो कि समोसा क्या है। कि कभी दिल टूटने पर, कभी कब 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 खाते हैं हम लोग समोसा, कब खाते हैं? कि कभी दिल टूटने पर खाया समोसा, है ना? जो पॉकेट पर मतलब बेचारे चेप आशिक जब होते हैं, नया 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 इश्क हुआ पर बजट नहीं, कि कभी दिल टूटने पर खाया समोसा, कभी पॉकेट फ्रेंडली बजट में आया समोसा, कभी घर से जो ऑफिस से निकलना हो तर बतर, तो टिफिन बनकर टिफिन में समाया समोसा। इसे इसे ये एक जगह नहीं मिलता, इसका लोकेशन यूनिवर्सल होता है। चाय के साथ लो या चटनी के साथ, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इसे खाइए कभी मीठी वाली तो कभी हरी चटनी के साथ, कभी स्कूल के पास मुंह बोली गर्लफ्रेंड या फिर अपनी पर्सनल प्राइवेट पत्नी के साथ। तो खाने से इसको चेहरे से गम का बादल हट जाता है। वक्त न जाने कहाँ कैसे कट जाता है। ये गिराता है दोस्ती में दुश्मनी की दीवारें। इसे जो दोस्त खिलाए तो दोस्तों में बढ़ जाता है। तो कभी अ, खिलाने वाले से उधार लिए, कभी 10 रुपए में चार लिए, कभी सारे दोस्त यार लिए। इसे खाने वाले अमीर गरीब झूठे सच्चे भी खाते हैं। हमारे गांव में जब राम नारायण चाचा बनाते हैं तो मदरसे के बच्चे भी खाते क्या बात। हैं। तो चलो कि तुम्हें खाने से कितने रोका है, यही एक खाना है, बाकी सब तो धोखा है। हमें बस इसके स्वाद पे भरोसा है, समोसे में जिंदगी है, जिंदगी में समोसा है। कि चलिए, अब हम दोनों के बीच एक रिश्ता तय हो, न हो किसी की मात, न किसी को शय हो, न हो कैलोरीज की चिंता, न वेट का भय हो। जहां भी हो, जेब और दिल पे साथ में हाथ रखो और कहो समोसे की जय। जय हो, जय हो। क्या बात। मैं तो पूरी ऑडियंस से जय जय। और जब जब मैंने कविता पढ़ी है उसके बाद लंच ब्रेक अनाउंस हो गया है कि अचानक स्क्रीन ऑफ हो गए हैं, अचानक से कुछ ठूसने की आवाजें आ रही हैं, तो लोग जो है टूट पड़ते हैं। तो ये मैंने कविता इसलिए लिखी थी कि मतलब कि पहली बात तो समोसा पसंद है, दूसरा ये बताने के लिए कि कविता जितनी कॉम्प्लिकेटेड है, जितना गुलजार साहब लिखते हैं, इतनी ही सिंपल है जितनी कि ये सब होता है। हम बस कई चीजों को सोच के कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो ये तो हुआ समोसा। चलिए, आपको थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिया में ले चलता हूँ। एक एक बचपन एक्सप्रेस मेरी कविता है कि बचपन के कुछ दिन थे। आप सभी मेरे ख्याल से, मुझे तो यहाँ ये पूछना नहीं पड़ेगा, नॉर्मली मुझे ऑडियंस से पूछना पड़ता है कि हे 90s किड गिव मी अ चीयर। आप सब तो मतलब है ना 90s के लेजेंड होंगे जब 90s आया होगा। तो यानी कि हम सब कलेक्टिव उस ग्रुप से हैं जिसने शक्तिमान का लॉन्च देखा है, हमने पार्ले जी को द लेजेंड बिस्किट बनते देखा है, हमने पार्ले किस्म की चॉकलेट खाई, हमने डिज्नी आर देखा है, हमने केबल टीवी देखा, अलादीन देखा है, सारे ट्रांजिशंस देखे हैं हमने। तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ पुराने दिन पे लौट चलते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे ना बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं, उनके साथ हो ही नहीं गई, उनको आइडिया ही नहीं है। उनको उनको पता ही नहीं चलता कि यार ऐसा भी एक पीसी होता था जिसमें सीपीयू का बटन खोस के हम उसको ऑन करते थे और क्या ही मजा आता था वो। तो है ना कि या तो हमारे लिए सबसे बड़ा पोजीशन था वो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी आती थी, 3.5 फ्लॉपी। उस फ्लॉपी में तो दुनिया भर की यादें होती थी यार, और ये बच्चे क्या ही। या फिर जब हम पिकनिक जाते थे तो वो 36 रील वाला जो कैमरा आता था, हम्म। ये आज के जमाने में एक सेल्फी को 17 एंगल से लेते हैं, और इनको समझ ही नहीं आता कि यार हम 36 फोटो। और सोचिए नैनीताल का ट्रिप पड़ा हुआ है आपके पास,
और आप गिन गिन के 36 फोटो निकाल रहे हैं कि नहीं, बस झील के पास 4 निकाल लिया, 22 हम नैना देवी के मंदिर में निकालेंगे, उसमें से 10 तो यहाँ निकालेंगे, 10 पूरा प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट हो रहा है ना। बर्थडे के 70 फोटो से पूरा फैमिली आ जा रहा है। तो मैं थोड़ा मैंने कहा चलिए, ये बचपन एक्सप्रेस वो कविता है कि बचपन का वो खेल गजब था, बचपन की वो बातें थी, लाल गुलाबी स्कूल का बस्ता, नई नवेली किताबें थी। अब तो लगती बुक माई शो के जरिए फिल्में, वो मैटिनी वाला शो भी था, फर्क नहीं करता था फिल्मों में, ऐसा बचपन वो भी था। अब बचपन की शुरुआत कैसे होती थी, हाउ द डे यूज्ड टू बिगिन, कि आज तो स्कूल नहीं जाना, पापा अम्मा से होती पहली बात, फिर पापा के महकते जूतों से होती दिन की वो शुरुआत, है ना। तो 90s के जो माँ बाप थे उनके पास एक फ्लो चार्ट तैयार था कि अगर आज तुम स्कूल नहीं गए हो तो परसों तक बर्बाद कैसे हो जाओ। तो वो जो है, और वो आजकल के बच्चे पीटे भी नहीं गए हैं, हम लोग तो सूते गए हैं, हम तो मतलब घसीटे गए, मारे गए। हम वो जनरेशन है जो अगर पिताजी के साथ चल रहे हैं और नीचे गिर जाते थे तो फिर से मारे जाते थे कि ऐसे कैसे गिर गए, है ना। तो आज तो स्कूल नहीं जाना, अम्मा से होती पहली बात, पापा के महकते जूतों से दिन की होती वो शुरुआत, पहले घंटे में ही लगता घंटी बजे कब घर जाएं, दिन बीते पीटी के मैदानों में, और उस मैथ्स के टीचर के घर में पानी भर जाए। फिर ये सबसे होती बातचीत कि चॉकलेट केक है लाता कौन, कोई एक रईस बच्चा होता था मल्होत्रा का लड़का, हम सब रोटी ब्रेड लाते थे, वो चॉकलेट केक लाता था। कि कि सबसे होती बातचीत ये चॉकलेट केक है लाता कौन, उसी से होती रिश्वत खोरी, अपना टिफिन फिर खाता कौन, स्कूल खत्म की शुरू बकैती तेरी मेरी उसकी बात, बसे छोड़कर जाते पैदल टिकट के पैसे आलू चाट। अब घर पहुंच के सारी दुनिया अपने भरोसे रहते इतनी टेंशन में, वही मुआ जो मैथ्स पढ़ाए अम्मा भेजे उसी की ट्यूशन में। और शाम होते ही टीवी ऑन, क्या लगता डिज्नी यार, शाम की महफिल गेंद मल्ला, गली मोहल्ला हाहाकार। और एक जो डर जो बैठा रहता था कि ना फिर पीटे बेल्ट बैट से पापा हो जाएं नाराज, सारे छिछोरे चाणक्य बनते सुनते स्कूटर की आवाज। और अगले लाइन में अगर आपने इश्क किया है जिंदगी में उस जमाने का, कि चांद बहाने दरवाजा देखे, है ना राजेश जी, याद कीजिए, कि चांद बहाने दरवाजा देखे, टॉर्च मारे बारंबार, चौथी बिल्डिंग तीसरी मंजिल दूसरी खिड़की पहला प्यार। क्या बात। पूरा मैथमेटिक्स एड्रेस के साथ समझाना है कि चांद बहाने दरवाजा देखें, टॉर्च मारे बारंबार, चौथी बिल्डिंग तीसरी मंजिल दूसरी खिड़की पहला प्यार। ना वो लाउड म्यूजिक बजता, ना कानों में ईयरफोन, अम्मा सर पे हाथ फेर दे दुनियादारी जाने कौन, आज वो नहीं साथ तो हर मकाम अधूरा लगता है, उसका पापा से लड़ जाना तुम्हें तो हमारा ही बेटा बुरा लगता है ना। कभी चॉकलेट मफिन तो कभी शीर खुरमा, खा लेते ये ना पूछा ये सब क्या था, उसका त्योहार घर पहुंच जाते कभी ना पूछा मजहब क्या था। अरे दोस्त था वो दोस्त रहेगा, डेविड मोहम्मद जो भी था, फर्क नहीं पड़ता था नाम से, ऐसा बचपन वो भी था। और आज और आज जो 300 स्क्वायर फीट के साथ मिलते हैं फुटबॉल के मैदान, और वो सारी ही जगह जो पड़े रहते हैं सुनसान, ना अपने आंखों में सवाल न करिश्मे सजाए हुए, ये 3-4 फुट के बच्चे सब आंखों में चश्मे लगाए हुए, जिन्हें देख कर लगता है कि बचपन तो हमने जिया, वो जैसा भी था जो भी था, फर्क नहीं करता था खेल में, ऐसा बचपन भी। तो ये बचपन वाली कविता। क्या बात है, बहुत। और एक आखिरी कविता, क्योंकि ये पैशन वाले ग्रुप है, तो मैं सोच रहा था कि एक आखिरी कविता से, है ना, कि वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा मच्योर, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है हर कवि, अपना सेट खत्म करते करते फिलोसफिकल हो जाता है। तो है ना कि हमको लगता है कि नहीं, हम जाते जाते जो प्रवचन देखे जाए, नहीं, पर ये मेरी मेरी जी हुई जर्नी है कि, और ये नहीं है कि कि जिंदगी में आप एक दिन जीत जाएंगे। मेरी कविता उनके लिए जिनके सपने टूट चुके हैं ना, उसके बाद बड़ी सैड सिचुएशन होती है। सब जीतने की बात करते हैं, कोई ये बात ही नहीं करता कि जब टूटते हैं तो क्या होता है। तो जब दिल अफसोस का सांस छेड़े, जब वक्त का दरिया मारे थपेड़े, ये उस मौसिकी उस धुन के लिए है, जिनके सपने टूटे हैं या टूटेंगे, ये उनके लिए। सुनो, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी बातों में उलझाने आएंगे, तुम्हें समझने वाले तुम्हें समझाने आएंगे, वो कहेंगे मेरे मीत जिंदगी है हारो जीत, ये तो बस एक जुआ है, और तुम ही नहीं हो जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, तुम ही नहीं हो जिसने बिखरे हुए सपनों को संजोया है। उन्हें माफ करना दोस्त, वो नहीं जानते कि तुमने क्या खोया है।
वो नहीं जानते कि जब तुम्हारे जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर सकते, इस झूठ के अलावा कोई सच नहीं था, तो तुम्हारे पास इन सपनों के सिवा कुछ नहीं था। ये तो मैं कर दिखाऊंगा, तुमने दुनिया से कह दिया था, तुमने जान लड़ा दी थी, तुमने सब कुछ कह दिया था। तुम चलते चलते वहां तक आ गए थे जहां तक कोई पहुंचा ही नहीं था। ये नहीं हुआ तो क्या करूंगा पता नहीं, क्योंकि तुमने कुछ सोचा ही नहीं। वो समझाने वाले नहीं जानते उस दर्द को जब तुम्हें मंच से खाली हाथ उतारा गया, जब तुम जीतने ही वाले थे और किसी और का नाम पुकारा गया। ऐसे में ऐसे में मन जो उदास हो जाता है वो लाजिम है, बुज़दिली नहीं। उस मुसाफिर के बारे में क्या कहिएगा जो चलते रहा पर उसे मंजिल मिली नहीं। ऐसे में मन ग्रंथ में लिखी किसी किताब की किसी बात को मानेगा नहीं, उसे मनाने की कोशिश ना करना, वो मानेगा नहीं। ऐसे में बुजुर्गों की बातें, नसीहतें, बातें पुरानी अच्छी नहीं लगती। हाँ, कोई हार के जीता होगा, उस जीतने वाले की कहानी अच्छी नहीं लगती। और मैं भी नहीं तुम्हें कोई डायरी में लिखी बात बताने आया हूँ, बस जो तजुर्बे से समझा है वो बात सिखाने आया हूँ। कि जैसे वक्त के लिए लाजिम है लम्हा दर लम्हा बदलते रहना, मुसाफिर के लिए भी जरूरी हो जाता है मंजिल की परवाह किए बिना बस कई बार बस चलते रहना। क्योंकि तुम्हारे सफर से भी तो किसी को हैरानी होनी चाहिए, तुम्हारे पास सुनाने के लिए कोई कहानी तो होनी चाहिए। कहानी जब लोग तुमसे पूछेंगे कि अपने सपनों को जिया तो जिया क्या है, अपने ख्वाबों के लिए कुछ किया तो किया क्या है, तब उन्हें फख्र से कह सको कि मुश्किलों से ज्यादा तो तुम्हारे हौसले बड़े थे। तुम जीते या नहीं फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम क्या खूब लड़े थे। तब ये जमाना नहीं तुमसे कोई सवाल करेगा। हाँ, कुछ लोग चलने के लिए बने होते हैं, उस लिस्ट में पेश तुम्हारी मिसाल करेगा। पर तब तक जो इन बातों को मानेगा नहीं, जब तक जो तुम्हारे चेहरे को भी पहचानेगा नहीं, उस ना पहचानने वाले मन के लिए है। जिनके सपने टूटे हैं ये उनके लिए है। क्या बात, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया राकेश जी, मजा आ गया। thoroughly enjoyed each and every poetry that you have selected. It's quite amazing. मतलब हिलेरियस एज वेल एज सरकाजम भी था उसके अंदर, और बहुत सारी चीजें याद करवा दी, बचपन याद करवाया आपने, 90s याद करवा दिया। क्वाइट अमेजिंग। ये हाय हमारी निहारिका, बिटिया है। निहारिका हाय हाउ आर यू? निहारिका, हाय बोलो। हाय। कैसे हो? नहीं, इनको भेजा जाता है जैसे हमारी मैडम को शक हो जाता है कि शायद हर मीटिंग में कुछ खूबसूरत चेहरे भी होते हैं, तो कहीं कहीं कोई गुमान ना हो, तो इसलिए जाओ और बता दो कि इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। इस आदमी और ये देखिए अब, और जो थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी बच जाती है बच जाती है वो तो ये इसके आ बाद गई खत्म हो जाती है। नियारा। हाँ, हाय निहारा। दिस इज नायरा, हाय। नायरा। हाँ जी, नियारा ना? यस। नायरा, नायरा। नायरा, ओके, मैं हाँ नियारा हाँ, बोल रहा नायरा जो है था। लैपटॉप पे सारी उंगलियां फेर रही है, तो ये यस स्क्रीन उल्टा यस नीचे हो यस रही यस यस। है। ये है टू फिक्स डिपॉजिट। क्या बात है राकेश जी। हाँ जी। राकेश प्लाहा जी, मैं राकेश जी के बारे में राकेश प्लाहा जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दो शब्द कहेंगे। बताइए बताइए, क्या बात है? मैं आपको तिवारी जी बोलूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे इतने लोगों ने तिवारी जी बोला, मैं तो भूल ही गया हूँ कि मेरा नाम राकेश भी है। वो कहीं आई कार्ड देख के पता चलता है कि अरे अच्छा, नाम तो ये था। नहीं, मैंने कहा ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारा ग्रुप अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि आप इस मंच पे आए। वी अरे रियली वाह, फील प्रिविलेज्ड दैट यू हैव जॉइंड दिस। आपके थैंक जैसा यू। कलाकार आया है हमारे मंच पे, ये हमारे लिए सौभाग्य है। आपकी कविताएं बहुत शानदार थी, और शुरू की जो दो कविताएं थी वो हमारी आम जिंदगी से जुड़ी हुई थी, इसलिए भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और जी जी तीसरी कविता जो आपने बचपन पे सुनाई है, तो बचपन तो सभी का सबसे प्यारा समय होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। और आपने बचपन का जो अपनी कविता में चित्रण किया है बहुत शानदार था। और आपकी आखिरी जो पोयम थी मोटिवेशन की, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप कवि तो हैं ही, साथ में कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो हाँ, पर मैं और थोड़ा बहुत मैं बैकलॉग में जो है, जहां जहां वो नहीं पहुंच पाते वहां मैं संदीप महेश्वरी बन के पहुंच जाता बिल्कुल, मुझे ऐसा हूँ। पूरा, कहीं मुझे ऐसा लगा बिल्कुल। तो आपका नरेशन बहुत अच्छा है, और सबसे बढ़िया बात है कि आपका हंसमुख स्वभाव, जी। जितनी सरलता से स्माइलिंग फेस के साथ आपने सभी कविताएं पढ़ी, बहुत शानदार थी। रियली आई एंजॉयड them. थैंक यू।
I'm so glad, sir. I'm so glad. अतुल? मुझे नहीं पता मैं क्या, बट ये कि मैं 2 लाइनें जरूर लेके जाऊंगा आपकी, कि एक तो ये कि छोटी खिड़की से छोटा आसमान नजर आता है, और दूसरी लाइन आपकी ये कि राम नारायण बनाते हैं तो मदरसे के बच्चे भी मदरसे के खाते बच्चे भी खाते हैं। हैं। तो ये दोनों लाइनें मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। तो बहुत मजा आया मुझे, बहुत बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अतुल यार। नीलू जी? राकेश जी, जैसा राकेश प्लाहा जी ने कहा, इट्स एन ऑनर टू गेट टू हियर योर पोएट्रीज. ऑल पोएट्रीज वर क्वाइट कैप्टिवेटिंग एंड यू हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी. और जिस तरीके से आप नरेट करते हैं, और समोसे की जो पोएट्री आपने सुनाई, मैं कनाडा में हूँ, तो यहाँ पे समोसा एक बहुत यूनिक डिश माना जाता है, और हर पार्टी में आपको समोसा दिखेगा यहाँ पे, और हर नुक्कड़ पे, हर स्ट्रीट पे आपको समोसा दिखेगा. और अभी मेरे दिमाग में समोसा ही चल रहा है कि मैं कब मार्केट जाऊं लेकर. बहुत मजा आया आपकी पोएट्री सुन के. थैंक यू सो मच. थैंक यू. रूपाली? नमस्कार तिवारी जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा. एंड लाइक वही जो एंड आपने जब कहा दैट काफी समय से सारे श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, लाइक ऑल द लिसनर्स, हम लोग हैं यहाँ पे, समोसा सुन के मुझे एक्चुअली भूख लग गई. एंड द moment this session finishes, I'm gonna order some snacks from Zomato, and I'm always responsible for people crashing their diets, cheating on it. No, absolutely. Whenever I decide this. Absolutely not. I'm not trying to put you in any kind of guilt or something. Don't think like that. I enjoy it. I enjoy it. Yeah. No, but thank you so much. It was good, nice to meet you. Thank you. Same here. Okay, Maniza? Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल, आज तक मैंने बहुत पोइट्री सुनी है, बट मैंने इतनी ज्यादा, लाइक पूरे टाइम आई वाज स्माइलिंग, एवरी पॉइंट इट वाज सो रेजोनेटिंग. आई मीन, एक तो समोसा, घर, बचपन, एवरीथिंग रेजोनेटेड सो वेल. मैं पूरे टाइम ना, मैं ट्राई भी कर रही थी ना कि मैं स्माइल करना बंद करूं, बट आई वाज लिविंग इन द मोमेंट पूरे टाइम. आई लव्ड योर पोएट्री, सच में. और आप तो हॉस्टल में हैं, तो एग्जैक्टली, और भी ज्यादा तरीके से और ज्यादा लगता है. और अब तो समोसा वाला तो मैं खुद कहूंगी, मैं क्योंकि कल ही मैं देख रही थी समोसा, एंड आई थॉट कि नहीं, कल खाएंगे. और आज मैं जाऊंगी. दिस इज मैनिफेस्टेशन. वही हो गया ना, मैं जा रही हूँ. ओके, सो मृणालिनी? मुझे आखिरी कविता स्पेशली बहुत पसंद आई, क्योंकि मुझे लगता है mid-20s वो वक्त होता है जब हम सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए और अपने आप को एक पुश देने के लिए. तो मुझे पर्सनली वो कविता इसलिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लाइफ में एक पुश मिला. मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई कि हारो या जीतो, मैं जिस तरीके से लड़ी वो याद रहना चाहिए. तो वो चीज मुझे बहुत रेजोनेट की. That comes from रवीश कुमार ने भी जब कहा था, मैक्सेसे से अवार्ड जब उन्हें मिला था, उन्होंने कहा था कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कई लड़ाइयां इसलिए भी लड़ी जाती है ताकि इतिहास आपको याद करे कि आप उसमें थे. Even she agrees. Right. So all my best wishes. Thank you. Okay, Tanvi? तो आई वॉज वेटिंग फॉर माई चांस. एक्चुअली सर, जब आपने डाला था इनका, तो मैंने इंस्टा प्रोफाइल खोलकर देखा था, और द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक मी वाज समोसा इज टू लव. तो जहां पर लिखा हुआ है टू लव, तो मैं समझ गई कि भैया कुछ तो है. और फिर मैंने कहा चलो, बट फिर आई वॉज जेलस कि ही कैन राइट सो वेल, बिकॉज मेरी एक टीचर है, वो हमेशा कहते हैं कि अगर अच्छी पोइट्री है, इफ यू आर एनवियस, इसका मतलब बहुत अच्छा लिखा है. तो हाँ, आई वॉज वेरी एनवियस. आई वॉज लाइक, यार इतना अच्छा कौन लिखता है, ऐसा थोड़ी ना होता. तो बट जब आप बचपन की पोम सुना रहे थे, स्पेशली जब आपने बोला कि उन्होंने वो देखा नहीं है, तो एग्जैक्टली लाइक मुझे इतना स्टूपिड लगता है जब लोग ब्लूटूथ पहनकर चल रहे होते हैं. इट्स लाइक वो खुद से ही बातें कर रहे हैं. वो इतना हमारे इसमें जिस लड़के ने बिल्डिंग में सोनी का वॉकमैन लगा लिया ना, वो हमारे लिए भगवान था. हम लोग उसके पैर छूते थे कि भाई सुनना, एक बार छू के देखे कैसा दिखता है, एक बार छू के देखे. वो एक डिस्क मैन होता था, वॉकमैन होता था, वो एक पतले से ऐसे लगा हुआ के हम लोग बैठते थे. भाई साहब, वो क्या ही वक्त था.
बट लाइक अब अगर कोई ब्लूटूथ या वैसे पहन के चलता है, आई फील लाइक ये पागल है कि खुद से ही बातें कर रहे हैं। बट जब आप बचपन की पोम सुना रहे थे तो वो मतलब मैंने एक पोम लिखी थी बहुत पहले, तो उसकी 2 लाइन्स याद आ गई कि बोझ के नाम पर बोझ के नाम पर बस बसता था, तब जीना कितना सस्ता था। तो ये उस टाइम लिखा था। और जो मोटिवेशन पर था उस पर तो ये है कि एक लाइन बोलते हैं लव के बारे में कि एवरीबडी टीचेस यू हाउ टू फॉल इन लव, नोबडी टीचेस यू हाउ टू फॉल आउट ऑफ लव, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ इन लव। तो बिल्कुल वैसा ही था। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा था, एंड स्टिल एनवीइंग यू। थैंक यू सो मच राकेश जी, मजा आ गया आज, थॉरली एंजॉयड, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के।